बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरे मुंह से न जाने कैसे निकला अली। इनकी बोझल आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं बिलक पड़ा, बिल्कुल नदीदे बच्चों की तरह रो दिया। उन्होंने मुझे बाप की तरह सीने से चिमटा लिया। कितना विशाल सीना था इनका। हमारे दाएं बाएं दोनों जवान पत्थर की मूरत बने आंसू बहा रहे थे। इनके जिस्मों से खून जारी था, लेकिन इन्हें सिवाय अपने अफसरान के और किसी गम या दुख तकलीफ की खबर तक न थी। हर मट्टी का अपना हुस्न होता है, अपना करीना होता है। आंसा बंगाल की बेटी थी। इसके खानदान ने इस मट्टी की तकदीस के लिए अपनी जानें नजर की थी। वहाँ के लोगों ने तो इन्हें दुत्कार दिया, लेकिन मट्टी की गैरत ने गवारा न किया कि इसकी बेटी को कहीं और पनाह मिले। मेरे पंजाब की हरियालियां बाहें फैलाए इसे पुकारती रही, मगर मेरे बंगाल की बेटी अपनी मट्टी में समा गई। फिर मेरे देखते ही देखते अस्पताल का अमला वहाँ खड़ा हो गया। हवाई हमला खत्म करके मेरी आंसा को मारकर भारतीय सूर में वापस अपने ठिकानों को लौट गए, ताकि दोबारा नई तैयारियों के साथ आएं और सब की आंसाओं को इनसे छीन लें। आंसू बहाते जवानों और तस्वीर हैरत बने मेरे वजूद को सर ने अस्पताल के अमले को सौंपा, जिन्होंने खून रोती आंखों से हमारी मरहम पट्टी की। उन्होंने महज 1 घंटे की कलील मुद्दत में मेरी आंसू को भी कोरा कफन पहनाकर इसके सारे जख्मों का खून खुश करके फूलों के ढेर में मेरे सामने लिटा दिया। मुझे हैरत हुई कि फूल वो कहाँ से ले आए थे। आंसा मेरी मोहब्बत ही नहीं, हमारी पहचान भी थी। जब पहचान ही मर गई तो मेरा पूर्व पाकिस्तान भी मर गया और इसकी लाश से बांग्लादेश ने जन्म लिया। हमने इसकी लाश को करीब ही दफना दिया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि आखिरी लम्हात तक मैं इसके साथ ही रहा और अपनी मोहब्बत को अपने हाथों कब्र में उतारा, वरना यहाँ सड़कों और गलियों में सैकड़ों बेगोरो कफन लाशें जाने कब से पड़े अपनी बेबसी का मातम कर रहे थे। कब्रिस्तान से कंपनी तक वापस का सारा सफर मैंने सोते जागते किया था। कभी मैं आलमे होश में होता और कभी हद्दे इदराक से भी आगे निकल जाता। मुझे अपने इर्द गिर्द तारीकियां नजर आईं। मुसलसल और जोरदार फायरिंग की आवाजें दूर, बहुत दूर हटती चली जाती और कभी अचानक गोलियां और गोले मेरे नजदीक आकर फटने लगते। मेरी हालत इस मदहोश की सी थी जिस पर होशमंदी की हुज्जत भी बहरहाल लागू होती थी। इसी रात अपने मेजर साहब की सरकर्दगी में हमारी कंपनी के बच्चे कच्चे 20 जवानों के साथ मैं ढाका से करीबन 10 मील दूर डेरा की तरफ जा रहा था। इस सानहे से मेरा अब तक महफूज रहना शायद इस बायस था कि जंग की शिद्दत और हमारे बेदर पे पसपाई के इज्तिमाई दुख का जो मगरमच्छ मेरे अंदर मुहीब जबड़ा खोले बैठा था, इसने आंसा की मौत के जाती रोग को निगल लिया था। अस्पताल से आज तक वो कभी मुझसे अलग न हो सकी, बिल्कुल इसी तरह जैसे दरिया अपने पुराने पानियों से कभी निजात हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इन फैसला कुन लम्हात में मेरा ईमान सलामत रहा और खुदा के हजूर शर्मिंदा होने से यूं बच निकला कि मैंने आखिरी लम्हे तक अपने जाती रोग को अपने और मुल्की फराइज के दरमियान कभी दीवार न बनने दिया। यहाँ हमारा मुकाबला ज्यादातर मुक्ति बाहिनी और इनके भारतीय कमांडरों से होता रहा, जो एक अरसे से ढाका के गिरदा गिर्द अपना दायरा तंग करने में मसरूफ थे। 16 दिसंबर को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि भारतीय इस इलाके में पैराट्रोपिंग लैंडिंग करने वाले हैं। फौज का ये मायानाज शोबा जंग के आखिरी लम्हात तक सरगर्म अमल रहा। इसके जांबाजों ने अपने सर अपनी हथेलियों पर सजाकर मादरे वतन के हजूर नजराना अकीदत पेश किया, लेकिन इनके पाए इस बात में भी कभी लग्जश न आई। रोजाना हम पर भारतीय तैयारों के हमले होते, हम अपने मोर्चों में सर दिए बेबसी से इन्हें खुद पर बमबारी करते देखते रहते। त्यारा शिकन बैटरियां तो फिर भी गोले फायर करके अपने दिल का गुबार निकाल लेती थी। हमें तो ये सहूलत भी मैसर न थी। कई मरतबा देखने में आया कि जब भारतीय तैयारे चिंगाड़ते हुए हम पर हमला आवर हुए तो अचानक किसी गोशे से अल्लाह अकबर की फलक शिगाफ दाड़ गूंजती और कोई जवान जोशे गजब से मोर्चे से बाहर निकलकर दीवाना वार आसमान की सिमत अपनी गन ऊंची करके भारतीय तैयारों की तरफ गोलियां बरसाने लगता। मुमकिन है होशमंदों के नजदीक ये दीवानगी कोई किस्म हो, लेकिन इन हालात में कौन था जो अपने हवास बजा रखता। किसी फौजी जवान के लिए मैदान जंग में दुश्मन से लड़कर मरना शहादत होती है। इस तरह बेबसी से फजाइया के हाथों अपनी मौत का नजारा इन पर दीवानगी नहीं तो क्या फरजानगी तारी करता। मैंने अपनी आंखों से कई जवानों को गुस्से से होंठ काटते देखा। वो मोर्चों में सर दिए बेंच बेंच कर कंक्रीट की दीवारों पर मारने लगते। इनके जबड़े शिद्दत बर्दाश्त से इतने बेंच जाते कि हड्डियां उबर कर नुमाया होने लगती। इनकी आंखें शोले बरसाती, लेकिन वो कुछ कर न पाए। इस जंग से मुतल्लिक लिखी हुई कोई किताब, हुआ वो दुश्मन की लिखी हो या अपनी, ये नहीं बताती कि जब गनीम ढाका
इलाका की दीवारों पर दस्तक दे रहा था तो हमने कुमेला, जैसूर, खलना, राजशाही, हिल्ली या दूसरे इजला हेडक्वार्टर इनके हवाले करके इन्हें आगे आने दिया हो। दुश्मन अपने पहलू में आतिशो आहन का सैलाब लिए परे बांध कर हम पर हमला आवर होता। पानियों, फजाओं और जमीन से इसकी कहर नाकियां अपनी इंतहा को पहुंच जाती, लेकिन इसे सिवाय सर फोड़ने के और कुछ नसीब न हुआ। इस बात का एहसास भारतीय जर्नैलों को बखूबी हो गया था कि वो हमारे दिफाई कलों में कभी शिगाफ नहीं डाल सकते। हजारों की तादाद में अपने जवान मरवाने और करोड़ों अरबों रुपए का गोला बारूद फूंकने के बाद बिल आखिर दुश्मन ने अपनी हिकमत अमली बदली और वो हमारे पहलुओं से गुजर कर आगे बढ़ने लगा। कलील तादाद के पेश नजर हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि फैल कर अपने पहलुओं को भी बचा लेते या महफूज रखते। हम किसी खुले मैदान में भी नहीं लड़ रहे थे। यहाँ लड़ने वाली बेशतर अफवाज ऐसी थी जिनके जवानों ने इससे पहले मशरकी पाकिस्तान का नाम ही सुना था। ये इलाका, इसका मौसम और कदम कदम पर मुंह फाड़े नदे, नालियां, दलदल, दरिया, जंगल और कीड़े मकोड़े इनके लिए बिल्कुल अजनबी थे। ये इंसानी कुव्वत बर्दाश्त की इंतहा थी कि वो पिछले 8-10 महीनों से इन नामुसाद हालात और खतरनाक इलाकात के खिलाफ नबर्द आजमा थे। 3 दिसंबर के बाद से जिस शिद्दत के साथ हम पर फजाई हमले खुसूसन ढाका में हो रहे थे, इसके बाद किसी जवान के लिए एक पल को आंख झपकना भी नामुमकिन था। वो मुसलसल बेदार थे, इनके असाब तड़क रहे थे, जिस्म टूट फूट चुके थे, लेकिन इनके इरादे कायम दायम थे। वो मशीन की तरह अपने कामों में जुटे रहे और आखिरी लम्हात तक उन्होंने अपने सिपाहियाना आन बान में कोई कमी न आने दी। दुश्मन की पैराट्रोपिंग लैंडिंग की इतला मिलते ही हम लोग हरकत में आ गए। पहले मेजर साहब ने 2 जवानों को आगे रैकी करने के लिए भेजा, जिनकी जुबानी इल्म हुआ कि दुश्मन के कम अज कम 400 से 500 सिपाहियों ने दरमियानी असले के साथ पैराट्रोपिंग लैंडिंग की है और अब वो साफबंदी करके इस इलाके में पहले ही से मौजूद फौज और मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर हम पर हमला आवर होने की फिक्र कर रहा है। साफ जाहिर है कि इतने कसीर तादाद फौजियों पर 30-40 कमांडोज हल्के फुल्के हथियारों के साथ हमला तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ हमें कुछ ज्यादा कुदरती आड़ मैसर नहीं थी, न ही हमारी मदद के लिए कोई तोपखाना मौजूद था। इसलिए फौरन ताज़ा सूरत हाल की इतला ईस्टर्न हेडक्वार्टर को दी गई, जिसने हमें वहीं रोककर हमला रोकने का हुक्म दिया और अपने महदूद तरीन वसाइल में से 2 मार्टर गन्स और 1 मीडियम गन रवाना करने की यकीन दहानी की। करीबन आधे घंटे बाद ही हम 3 तोपों और अपने रवायती असले के साथ दुश्मन के बेताबी से मुंतजर थे, जो मजीद आधा घंटा गुजरने के बाद आकर वहां पहुंच गया। वो 15 दिसंबर की सह पहर थी। जैसे ही अगली सफ में बढ़ते हुए व्हीकल्स हमारी जाद में आए, इन पर मौत बरसने लगी। दुश्मन फौरन पीछे हट गया और साफ बंदी करके हम पर हमला आवर हुआ। हमें ये एडवांटेज हासिल था कि हम मोर्चा बंद थे, जबकि दुश्मन एडवांस कर रहा था। इसके अगले 3-4 हमलों का भी यही हाल हुआ। करीबन घंटा भर ये आंख मिचौली जारी रही। इसके बाद शाम ढलने लगी तो अचानक दुश्मन की जानब से एक सफेद झंडा बरदार बाहर निकला। हमने दूरबीन से जायजा लिया, वो कोई बंगाली था। मेजर साहब ने इसे नजदीक आने दिया। ये मुक्ति बाहिनी का कोई गद्दार था जो दुश्मन का दलाल बनकर इसकी तरफ से आ रहा था। इसने हमला आवर फौज के कर्नल का एक मकतूब हमारे मेजर साहब को पेश किया, जिसमें लिखा था, तुम्हारी ईस्टर्न कमांड हथियार डालने पर रजामंद हो गई है, तुम क्यों ख्वामख्वाह अपनी जानों से खेलते हो। हम भी तुम्हारी तरह फौजी हैं और तुम्हारा एहतराम करेंगे। खैरियत इसी में है कि हथियार डाल दो और मोर्चों से बाहर निकल आओ, वरना मैं एयरफोर्स के जरिए तुम सबको मरवा डालूंगा। रात डलने वाली है, सुबह तक अगर तुम लोगों ने मेरी हदायत पर अमल न किया तो नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कमांडर पर आयद होगी। जिन जवानों तक इस खत का मतन पहुंचा वो तो इस दलाल को मारने पर तुले हुए थे, लेकिन फिर इसे दुश्मन का कासद समझकर माफ कर दिया। मेजर साहब ने जवाब में सिर्फ एक गोली कागज में लपेटकर और जुबानी ये पैगाम देकर इसे रुखसत किया, कर्नल कल का सूरज तुम्हें हमारे फैसले से आगाह कर देगा। इस रात इस मोर्चे में बैठकर मेजर साहब, मैं और तोपखाने के कैप्टन साहब सलाह मशवरे करते रहे। ये कैप्टन भी किसी शेरनी का जना था। क्या मजाल जो इसने जरा भी कमजोरी दिखाई हो। वो शेर जवान तो इसी वक्त दुश्मन का मुंह तोड़ने का इरादा रखता था, लेकिन मेजर साहब कुछ और ही सोच रहे थे। इस दौरान इनका ये मुसद्दका इतला पहुंच चुकी थी कि हमारी ईस्टर्न कमांड दुश्मन के साथ किसी समझौते पर पहुंच गई है। जब उन्होंने इस बात का ज़िमनन जिक्र तोपखाने के कैप्टन साहब से किया तो उन्होंने बड़ी अजीब सी नजरों से इनकी तरफ देखकर कहा, समझौता? सर, ये समझौता क्या चीज है? मुसलमान माफ करता है या बदला लेता है, समझौता नहीं करता सर। मेरे दोस्त, हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। मेजर साहब ने इसकी पीठ थपक कर कहा। इस रात दुश्मन ने 3 मरतबा हमारी पोजीशनों
दुश्मनों के दरमियान कोई खिलाफ पैदा करके ढाका में दाखिल होना चाहा, लेकिन हर दफा मुंह की खाकर लौट गया। सुबह तक इसके होश ठिकाने आ चुके थे, मगर इसके वसाइल पहले से कम से कम 10 गुना बढ़ चुके थे। अलग सुबह मेजर साहब ने मोर्चे ही में नमाज अदा की। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन साहब मौजूद थे। हम सारी रात जागते रहे थे। मेरे जख्मों का हाल खुदा की जात जानती थी या फिर मैं, लेकिन एक मुझ ही पर क्या मौकूफ यहाँ सब इस हालत को पहुंच चुके थे। अक्सर जवान जख्मी थे, लेकिन क्या मजाल जो वो अपने साथी को भी अपने जख्म का इल्म होने देते। हम तीनों ने रात रात में मंसूबाबंदी कर ली थी और सुबह नमाज के बाद इस पर अमल पैरा होने का इरादा था। दुआ से फरागत पाते ही कैप्टन साहब को हमने गर्मजोशी से अलविदा किया। इस लम्हे जब वो हमसे जुदा हो रहे थे, कोई अनदेखी ताकत बार बार मुझे कह रही थी ये हमारी आखिरी मुलाकात है। वाकई वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद मैंने इस वक्त आवर को दोबारा न देखा। इसकी शहादत का किस्सा जरूर सुनने को मिला। इसने जिस अदा से जान दी थी, भारतीय फौज ने भी इस पर रश्क किया। हम दोनों में और मेजर साहब एक दूसरे के नजदीक ही मौजूद थे। हमारे हमले के आगाज का अंदाज शायद दुश्मन ने हमारी नकलो हरकत से कर लिया था। वो कभी कभी वक्फे से हम पर हल्के हथियारों से फायरिंग करके अपनी ताकत की नुमाइश जरूर कर देता था, लेकिन जवाब देने में हमने भी कभी बुखल से काम न लिया। जब मेजर साहब हमले से पहले के अहकामात जारी कर रहे थे, एन इसी लम्हे फजा को चीरती लाउड स्पीकर पर एक आवाज हम तक पहुंची, अपनी जानों से मत खेलो, जनरल न्याजी हथियार फेंक चुका है। मोर्चों से बाहर निकल आओ, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। हम मुक्ति बाहिनी से तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अभी यह बयान जारी था कि मुझसे चंद गज के फासले पर एक मोर्चे में मौजूद मेरे एक जवान ने अपनी गन से इस सिमत फायरिंग करके दुश्मन की बात का जवाब दे दिया। ऐसी घटिया बातें सुनना भी इनके शयाने शान नहीं था। हमले का आगाज तोपखाने की तरफ से हुआ। कैप्टन ने इनकी पोजीशनों का जायजा किसी हद तक ले लिया था। मेरा यही ख्याल था, लेकिन वाकयात इसके बरक्स पेश आए। असल में शहीद हमसे अलग होकर मुख्तलिफ आड़ लेता दुश्मन के नजदीक पहुंच चुका था और अब वो दीदबान के फराइज सरंजाम दे रहा था। इसने ऐन निशाने पर 90 तुली फायरिंग करवा के दुश्मन को बौखला दिया था। इन्हें यकीन हो गया कि जरूर तोपखाने का ओपी इनके करीब ही कहीं मौजूद है। बाद में दुश्मन के लश्कर के ऐन दरमियान जब कैप्टन साहब इनकी नजर में आ गए तो उन्होंने इस जगह को घेरे में लेकर इन्हें हथियार फेंकने और बाहर निकल आने का हुक्म दिया। असल में दुश्मन का वास्ता क्योंकि इससे पहले कभी हथियार डालने वालों से पड़ चुका था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार हो गए थे। उन्होंने ये बिल्कुल ना सोचा कि हथियार डालने वाले इस तरह 2-3 हल्की सी तोपें लेकर दुश्मन की पेशकदमी करते ब्रिगेड के सामने नहीं ठहरा करते। यहाँ तो कुछ और ही तय पा चुका था। ये अल्लाह के सिपाही हथियार डालने नहीं, शहादत मांगने आए थे। और जब इन्हें अपनी मंजिल सामने नजर आई तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसका खैर मुकदम किया। वार्निंग का जवाब जब दुश्मन को स्टेन गन के ब्रस्ट की सूरत में मिला, जिससे इसके 400 सूर में जमीन चाटने लगे थे, तो उन्होंने तिल मिलाकर कैप्टन साहब पर जहन्नम का दाना खोल दिया और यूं हमारा वो बांका सजीला कैप्टन अपनी मुराद को पहुंचा। जंगी हिकमत अमली के तहत जवानों को आगे भी बढ़ाया जाता है, पीछे भी हटाया जाता है, लेकिन हमारी फितरत कुछ ऐसी बन चुकी थी कि हमारे लिए मैदान जंग से हट जाना या दुश्मन की बात मान लेना नामुमकिन था। दुश्मन को जब यकीन हो गया कि इसका मुकाबला दीवानों से है तो इसने पूरी शिद्दत से हम पर हमला कर दिया। हमारे जीदार बढ़ चढ़ कर मौत की सदा पर लब्बैक लब्बैक कह रहे थे जब अचानक मेरे पीछे बैठे सूबेदार ने रेडियो सेट पर ईस्टर्न हेडक्वार्टर से किसी पैगाम की इतला दी। मेजर साहब ने सेट पर झुकते हुए मेरे साथ ही हथियार डालने का पैगाम सुना था। नहीं, वो तन कर खड़े हो गए। रेडियो ऑपरेटर की आंखें भी खून उगल रही थी। मेरे सर ने दायां हाथ मेरे कंधे पर रखा। वो खामोश मेरी आंखों में झांक रहे थे। नो सर, मैंने नफी में सर को जंबश दी। मेजर साहब ने पांव की ठोकर रेडियो को मारी और दुश्मन की बालादस्ती का नौहा अलापती सदा को मौत आ गई। मुहासरे से निकलकर हमला। मेरे सर ने आर्मी की वो इस्तेलाह इस्तेमाल की जो गैरतमंदों का आखिरी दाव होता है। चंद मिनट बाद ही हमारे गिरदा गिर्द 15 जवान मौजूद थे। वो सब अपने गाजी मर्द की अतात में जाने निछावर करने के लिए मुजदा पर आमन्ना सदकना कह रहे थे। चार्ज बदर के मुसाफिर का नारा मस्ताना बुलंद हुआ और ब्रेकन हेड ड्रिल शुरू हो गई। हथियार डाल दो, तुम्हारी ईस्टर्न कमांड का समझौता। दुश्मन की स्पीकर की आवाज वहीं घुट कर रह गई। या अली, बाएं हाथ मोर्चे से नायक रंग अली ललकारा। इसने अपनी गन को बोसा दिया और बाहर कूदा। रंग अली मेरी बटालियन का माना हुआ पहलवान था। आज तक खड़ी माली कोई माई का लाल इससे न छीन सका। अब वो कैसे उखाड़ा हारता। वो जिस तरह नारा मारकर अखाड़े में उतरता था, मैदान जंग में भी इसके झपटने की शान बरकरार रही। रंग अली ने
ने शायद इन सिपाहियों को देख लिया था जो गोला बारूद की आड़ में इसके मोर्चे की सिमत रेंगते हुए चले आ रहे थे। वो जमीन की छाती ठोंकता इनकी तरफ झपटा। पहले इसके दाएं हाथ में हरकत हुई और हैंड ग्रेनेड एडवांस करते दुश्मन के ऐन दरमियान फटा। बुजदिलों की चीखें रंग अली की स्टेन गन की रेटट में दब कर रह गयी। वो भागता हुआ इन पर फायरिंग कर रहा था। अचानक वो झुका तान कर खड़ा हो गया। शायद सामने से पूरा ब्रस्ट इसके सीने में लगा था। इसके दोनों हाथ खुल गए। दाएं बाएं में पकड़ी गन पर इसकी गिरफ्त नहीं टूटी थी। चंद सानिये वो लम्हे जो इंसानी अदराक के अहाते से बाहर होते हैं, अमर लम्हे। रंग अली छतनावर दरख्त की तरह खड़ा रहा। फिर वो आगे को झुकने की बजाय पीछे की तरफ उलट गया। इसने मरते मरते भी दुश्मन की अतात कबूल न की थी। हैदर हैदर हैदर, ये हमारे पहलू में हवालदार हिकमदाद था। हिकमदाद टाइगर था, टाइगर। इसने 1965 की जंग में अपनी सर्विस का आगाज कमांडो बटालियन से किया और पहली ही जंग में इसके सीने पर तमगों की कतार सज गई। वो अपनी कंपनी में कमांडो की निस्बत से चीता कहलाता था। पैराट्रोपिंग लैंडिंग करते हुए इसने ऐसे ऐसे कमालात दिखाए थे कि इंसानी अकल दंग रह जाती। टाइगर अपनी कछार से निकलकर एडवांस करते भारतीय फौजियों पर लपका। चश्मे फलक ने ये नजारा कब देखा होगा। इसकी लपक झपट पर फरिश्तों ने मरहबा मरहबा पुकारा। ये जंग नहीं थी, इस तरह जंगे नहीं लड़ी जाती। ये तो बढ़कर मौत को अपनाने की अदाएं थी। ये बदरो हनैन के जानबाज, ये सब शिकंजियाले, ये कोहो शगाफ इरादों वाले पुरअसरार बंदे दुश्मन से लड़ नहीं रहे थे। वो तो इसे बताने चले थे कि इन्हें बहादुरों की तरह गैरतमंदों की तरह मरना आता है। वो यहाँ हथियार फेंकने नहीं आए थे। सिपाही का हथियार इसकी इज्जत होता है। वो अपनी इज्जत दुश्मन के कदमों में नहीं डाला करते। ना जीते जी कोई इसकी इज्जत पर हाथ डाल सकता है। हुक्मदाद चिंगाड़ता हुआ झपटा और पहले ही रेले में दर्जनों को निकल गया। इसे भी मुश्किल 1-1.5 मिनट की मोहलत मिली थी, लेकिन दिल के सारे अरमान निकाल कर वो भी मुरादबंद ठहरा। एक एक करके हमारे प्यारे अपनी जानें निछावर कर रहे थे मौत के हुस्न को मजीद रानाई अता करने के लिए। अचानक मेजर साहब मेरी तरफ मुड़े। कम ऑन, चार्ज चार्ज चार्ज। अल्लाह अकबर, या अली, हैदर हैदर। शेर अपनी कछारों से बाहर की तरफ लपके। मैंने मेजर साहब के दाएं बाजू को संभाला और मेरे इशारे पर मेरे नायब सूबेदार ने बाएं बाजू हमारा सार हमसे पहले मौत की राह पर क्यों गामजन हो। मैं चाहता था कि इन्हें खुद से पहले हरगज न मरने दूं। मेरे बचे कुछ सारे ही जवानों ने अपने सर को घेरे में ले रखा था। वो बज़ाहिर अपने जिस्मों की दीवारें बनाए अपने दूल्हा को जल्लू में लिए आगे बढ़ रहे थे। फजाओं ने, आसमानों ने, हमारे सामने खड़े दुश्मन ने हैरत से ये नजारा देखता। इनकी दानिश्त में ये सवाए खुदकशी के और कुछ नहीं था। अपनी तरबियत के मुताबिक इनकी सोच बिल्कुल बजा थी। हम मिलकर संभल कर मौत को सीने से लगाने के लिए बाहें फैलाए इसे खुश आमदीद कह रहे थे। शेरो, आज सारे अरमान निकाल लो। मेरे पीछे से दफादार आलम मियाँ पुकारे। आलम मियाँ यूपी के महाजर थे। इनका करीबन सारा कुनबा ही बलवाइयों ने मार डाला था। वो खुद बमुश्किल 10-12 साल के थे जब पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने खुद से अहद किया था कि कातलों से जरूर इंतकाम लेंगे। यही अज़म लेकर वो कमांडो बने थे। रस्में शब्बीरी अदा करने होने लगी। गाजियों के नारों से फजाओं का कलेजा छलनी होने लगा। आसमानों से इन पर अनवार की बारिश मुसलसल हो रही थी। वो बढ़ बढ़ कर मौत को गले लगा रहे थे। मुकद्दस फरिश्ते इन्हें अपने परों पर उड़ाए जन्नत की तरफ ले जा रहे थे। पूरे दीदो दिल वाह किए इनकी मुंतजर थी। जमीन से जन्नत तक इनके लिए कालीन बिछे थे। वो अर्जमंदियों को झूला झूलते वहां तक पहुंच रहे थे। मैं भी दीवानावार लाइट मशीन गन से दुश्मन पर आग उगल रहा था, लेकिन मेरी नजरें बार बार मेजर साहब का जायजा लेने लगती जो चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे थे। सूबेदार साहब इनसे चिमटे हुए फायरिंग कर रहे थे जब एक गोली ने इन्हें मिशन मुकम्मल होने का मुजदा सुना दिया। मेजर साहब ने इनकी गन संभाल ली। मैं अपनी गन समेत जस्त लगाकर इन तक पहुंच गया। अभी बमुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे जब एक रॉकेट हमारे नजदीक फटा। किसी नादीदा ताकत ने मुझे पहले फजा में उछाला और फिर जमीन पर पटक दिया। इसके साथ ही मेरा दायां पहलू चटकने लगा। मेरी टांग में अजियतनाक टीसें उठने लगी थी। अपनी जगह से हरकत करना नामुमकिन दिखाई देता था। मेरे नजदीक मेजर साहब जमीन पर बेसुध लेटे थे। किसी न किसी तरह मैं घिसटता हुआ इनके नजदीक पहुंचा। वो नीम बेहोश थे। सर, मैंने इन्हें झंझोड़ा। अपनी बोतल खोलकर इनके मुंह से लगाई और इनका सर अपने जानू पर रख लिया। इनके सुर्खों सफेद चेहरे पर ताजा खून का दरिया लहरें मार रहा था। इनकी सारी वर्दी खून में लथपथ थी। मैंने किसी न किसी तरह इनका हेलमेट उतार दिया। सर आहिस्ता आहिस्ता कुरानी आयात तलावत कर रहे थे। उन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और मेरी जान ले गए। इनका खूबसूरत चेहरा
एक तरफ को झुक गया। मेरा रहबर मर गया तो मुझे अपने यतीम होने, अकेले रह जाने का इदराक हुआ और मैं सिसक पड़ा। मेरी सारी मेहनतें रायगा गईं। मेरे साहब मुझसे छीन गए और मैं जिंदा रह गया। मेरे इर्द गिर्द गोलियां चल रही थी, गोले फट रहे थे, लेकिन मेरा जिस्म जुम्बश के काबिल ही नहीं रह गया था। मैं सारे माहौल से अपने गर्दो पेश से यकसर बेखबर फटी फटी आंखों से अपने सरदार को देखता रहा। मैं अभी तक खुद को ये समझाने में नाकाम रहा था कि मेरे सर मर चुके हैं और मैं जिंदा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सारा हंगामा फरू होने लगा और बमुश्किल 5 मिनट बाद हर तरफ सन्नाटा तारी हो गया। अब कोई मुदाफियत ही बाकी नहीं बची थी। हमारे सारे जवान या तो एक एक करके शहीद हो चुके थे या इतने शदीद जख्मी थे कि फायरिंग के काबिल ही न रह गए थे। मुझे होश तब आया जब मेरे गिरदा गिर्द भारतीय सिपाही अकीदतमंदों की तरह घेरा डाले खड़े थे। इनकी आमद पर मैंने सर उठाया तो चंद कदमों के फासले से एक लंबे तिरंगे कर्नल को इस तरफ आते देखा। कर्नल को आते देखकर इसके साथी इसके एहतराम में एक तरफ हट गए। कर्नल मेरे नजदीक आकर रुक गया। इसने गालबन सूरत हाल का अंदाजा कर लिया था। मेरे 5-6 जख्मी साथी भी तकलीफ की शिद्दत से होंठ काट रहे थे। इनका बस नहीं चलता था कि अब कुछ और कर गुजरे। ये तुम्हारा कमांडर था? कर्नल ने मुझसे दरियाफ्त किया। मेरी बजाय इस बात का जवाब मेरे इस साथी ने दिया जो किसी न किसी तरह घिसटता हुआ मेरे नजदीक आ गया था। यस सर, इसने ऊंची आवाज से अपनी खुश बख्ती पर साध किया। कर्नल ने अपनी टोपी उतार ली। इसके देखा देखी बाकी भारतीय फौजियों ने भी यही अमल दोहराया। भारतीय फौजी हमारे हादी को नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। जेंटलमैन, इसने मुझे मुखातिब किया, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि तुम्हारा ये जर्री अफसर ना मरता। मैं इसे खुद शाबाश देना चाहता था। ये किसी शेरनी का जना है, तुम लोग इसे दफन कर सकते हो, अपनी रसूमात भी अदा कर लो। इसने मेरे जख्मी साथियों समेत हमें मुखातिब किया। मेरी टांग हिलने से बिल्कुल माजूरी जाहिर कर दी। जख्मी साथियों ने वहीं एक तरफ गड़ा खोदकर कब्र तैयार की और मट्टी की अमानत मट्टी को लौटा दी। भारतीय कर्नल ने इनके जसदे खाकी को कब्र में उतारने के बाद सल्यूट किया। मुझे स्ट्रेचर पर डाल दिया गया और बाकी साथी जो अभी चलने के काबिल थे गिरफ्तार कर लिए गए। हमने जल्द ही इस तलख हकीकत को कबूल कर लिया था कि अब हम जंग हार चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इस बात से बहरहाल मुतमिन थे कि हमने हथियार नहीं डाले। दुश्मन के एक फील्ड अस्पताल ही में हमें ये खबर एक रोज मिल गई कि पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए हैं। मैंने चश्मे तसव्वुर से अपने जर्नैलों को कतार दर कतार फाते के हजूर खड़े देखा। इनकी अजमतों और मेहनतों के अजाजात इनके कंधों से नोचे खसोटे जा रहे थे। मेरे इर्द गिर्द मौजूद मेरे जख्मी साथियों के चेहरे धुलकर सफेद हो रहे थे। हमारे दिल साकत और नब्जें खामोश थी। हमारे लहू का खमीर बदलने लगा। अपनी रगों में खून के बजाय हमें जिल्लत और रुसवाई की चिंगारियां फूटती महसूस हो रही थी। ये जिल्लत का एहसास हमें नामर्द बना रहा था। हम सब जिंदा दरगौर अपनी अपनी कब्रें खोद रहे थे। तबाही, मौत, बर्बादी और जिल्लत से पहले हर इंसान मौजूदों की उम्मीद करता है। इस लम्हे हमें भी यही उम्मीद थी कि दुश्मन की फातिहाना नजरों का सामना करने से पहले रहम दिल मौत का फरिश्ता हमें इस अजियत से निजात दिला दे। सर, मेरे साथ वाली पलंग से सिसकारी सुनाई दी। मैंने बमुश्किल गर्दन इस तरफ घुमाई। सर, ढाका लेनिनग्राड क्यों नहीं बन गया? मेरा एक साथी रो पड़ा। मैं खामोश रहा। मैं इसे कैसे बताता कि लेनिनग्राड शहरों को आवाम बनाया करते हैं और यहाँ के तो ईंट पत्थर हमारे दुश्मन थे। जरा जरा हमारे खून का प्यासा था। अगर पाकिस्तानी फौज ढाका की गलियों में फैल जाती तो वो मुक्ति बाहिनी के लिए सबसे अच्छा शिकार बनती। बहरहाल ये सोचना मुअर्रख का काम है। सियासी जमीलों में उलझने के बाद अस्करी रवायत रखने वाली अक़वाम हमेशा आसान हाथ का शिकार होती है। खुदा का शुक्र है कि हम इन अजियतनाक लम्हों को अपनी आंखों से देखने से मामून रहे जो जर्री मर्दों को नामर्द बना देते हैं। मैंने फील्ड अस्पताल से भारतीय फौज के बड़े आर्मी अस्पताल तक का सफर मदहोशी में ही तय किया। जिल्लत और रुसवाई की कितार अंदर कितार लहरें उठती और हमें अपने साथ साथ बहा लिए चलती। मेरी टांग काट कर दुश्मन ने मुझे मरने से बचा लिया। कानपट्टी के नीचे वाले जख्म ने फैलकर मेरी गर्दन तक अहाता कर लिया। शायद कुदरत ने मुझे कुछ इनाम देने के लिए मुंतखब किया था कि मुझे कभी खारदार तारों के पीछे न धकेला गया। अस्पताल ही से मुझे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। मेरा जख्म कुछ ज्यादा ही गहरा था, वरना शायद टांग न काटनी पड़ती। अहिंसा के पुजारियों ने अपनी अमन पसंदी और आलमी असूलों के एहतराम का डोल पीट पीट कर आसमान सर पर उठा लिया और आलमी रेड क्रॉस के जरिए हमारे अकरबा के पैगामात और तहाइफ हम तक पहुंचने लगे। तो मेरे पहले खत के जवाब में वालिद साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया और साथ ही ये इतला भी दी कि रजो की शादी हो गई है। चूँकि मेरी रजो मेरे बचपन की साथी थी और मुमकिन है आंसा से शादी के बाद मैं इसके मुताल्लिक
कुछ खलश महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मेरे वालिदैन और दूसरे प्यारे ये नहीं चाहते थे कि इनका खून किसी ज़हनी अजियत का शिकार रहकर कैद काटे। उन्होंने मुझे मुबारकबाद देते हुए लिखा था कि रजो की शादी करीबी गांव में हो गई है। मैं तो पत्थर बन ही चुका था, खामोश रहा कि मौसमी तगैयर पत्थरों पर असर अंदाज नहीं हुआ करते। फिर एक रोज चांकिया के चेले चांटों ने दुनिया भर के प्रेस का हजूम इकट्ठा किया। इनके सामने अपनी अमन पसंदी की रट दोहराई और कैमरे की फ्लैश लाइटों के साथ मुझे स्ट्रेचर पर लाद कर सरहद पार करवा दी गई। सरहद के पार मेरे बूढ़े वालिदैन अपने हारे हुए सिपाही के खैर मुकद्दम को मौजूद थे। मुझे आर्मी अस्पताल पहुंचा दिया गया और एक रोज जब मैं अपनी बैसाखियों के सहारे गांव के स्टेशन पर उतरा तो मेरा बाप अपने मफलूज बाजू के साथ मेरा मुंतजर था। इस स्टेशन पर इसी तरह एक रोज गांव के लोगों ने मेरे अफसर बनकर लौटने पर मेरा इस्तकबाल किया और मेरे बाप को मुबारकबाद दी थी। आज भी वही हजूम था, लेकिन ये लोग अपने हारे हुए सिपाही को जी आया नु कहने आए थे। मैं बैसाखियों के सहारे चलता हुआ मां तक पहुंचा तो जैसे सारी महरूमियां हलक में अटक गईं। फिर ये गुबार छटा और मैं मां के सीने से लगकर सिसकियां लेने लगा। बेटे, मेरी मां की शफकत इसके लफ्जों में सिमट आई। नदामत के आंसू शिकस्त का मदावा नहीं बन सकते। कमांडो बनो मेरे लाल, हौसला करो और खुदा का शुक्र गुजारो कि तुम्हें दुश्मन की पहचान का शऊर तो आ गया। गांव का एक एक फर्द मुझसे बगल गिर हो रहा था। वो सब आंसू बहा रहे थे, हम सब रो रहे थे। पूर्व पाकिस्तान रो रहा था, गरनाता रो रहा था, यरूशलेम रो रहा था। जब मैं बैसाखियों के सहारे अपने गांव की पगडंडियों पर घिसट रहा था तो फसलों की हरियाली के पस मंजर से रंग अली जमीन की छाती ठोंकता बेदार हुआ। अल्लाह अकबर, या अली हैदर हैदर। मेरे सर की ललकार गूंजी, चार्ज चार्ज चार्ज। मेरे गाजी कतार अंदर कतार शहादत को लपक रहे थे। पुरवकार मौत की सिमत पाकिस्तानी कमांडोज का सफर जारी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।